नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता के सारथी। इस कड़ी में आज हमारी खास मेहमान हैं एक लेडी दबंग अफसर जिन्हें चुनौतियों से जूझना बखूबी आता है। इसलिए कभी वो बेटे को गोद में लेकर गश्त करती हैं तो मीडिया की सुर्खियां बन जाती हैं, तो कभी अपनी बेबाकी को लेकर। तो आइए मुलाकात कीजिए एजे के एसपी ज्योति ठाकुर से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। शुरुआत शुरू से करते हैं। आपकी पृष्ठभूमि क्या थी, पारिवारिक पृष्ठभूमि, और कहाँ बचपन बीता आपका? देखिए, मैं मूल निवासी जहाँ की हूँ, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, पेटलावद तहसील। और मेरा जो बचपन है वो भी डिस्ट्रिक्ट झाबुआ के पेटलावद तहसील में ही व्यतीत हुआ है। जी, आपके फादर क्या करते थे? मेरे पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत थे। जी। 2 वर्ष पूर्व उनका सेवानिवृत्त हुए हैं वो उस पद से। स्कूल से कॉलेज तक का सफ़र कैसा था आपका? स्कूल से कॉलेज तक का सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि शैतानियाँ करना, शरारतें करना, ये सब भी शामिल था और साथ में पढ़ाई भी जी शामिल थी। कोई शरारत वाला किस्सा हमें शेयर करेंगे दर्शकों से? शरारत वाला किस्सा, सभी को डराते रहना, जी। क्लास में परेशान करना अपनी फ्रेंड्स को, इसी तरह के किस्से हैं जो सभी के साथ होते हैं नॉर्मली। कब लगा आपको कि पुलिस महकमे में जाना है, या कुछ और सोच रखा था? नहीं, जब मैंने 12th का एजुकेशन कंप्लीट किया और फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया, जी। उस समय वैकेंसी आई थी संविदा शिक्षक वर्ग 3 पद के लिए। तो चूँकि मम्मी और पापा दोनों ही हालांकि सरकारी पदों पर कार्यरत थे, लेकिन फिर भी एक मन में इच्छा होती थी कि मम्मी इतना स्ट्रगल करती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो कुछ हमें भी करना चाहिए। तो जब वो वैकेंसी आई तो हमने अप्लाई किया और उसमें हम सिलेक्ट हुए और मैंने ज्वाइन कर लिया संविदा शिक्षक वर्ग 3 के पद पर। जी। जी। कितने समय तक वो नौकरी की आपने? वो नौकरी मैंने 5 साल तक की। जी। इस बीच मैंने मन में ये भी सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो काफ़ी अच्छा हो, और ख़ासतौर से मेरी माँ मेरे लिए बहुत बड़ा आदर्श हैं, जिनको मैं बहुत सारी खुशियाँ देना चाहती थी। और उसी के चलते मेरे मन में ये विचार आया कि पीएससी की तैयारी की जाए ताकि किसी बड़े पद पे पहुंचकर मैं उनको खुशी दे सकूं। पुलिस में आना चाहते थे या किसी और पद पर? प्रायोरिटी तो पुलिस डिपार्टमेंट थी। क्या वजह है उसकी? बस हमारी जो माँ है उनका ऐसा सपना था कि वो खुद पुलिस ऑफिसर नहीं बन पाई, तो वो अपनी बेटी को पुलिस ऑफिसर बनते देखना चाहती थी। तो उन्हीं की ये विश पूरी करने के लिए मैंने सोचा हुआ था कि हाँ, मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में पद मिले। आपका डीएसपी में चयन हो जाता है जी। 2006 में। इसके बाद होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में हम देखते हैं बहुत टफ होती है, पुरुषों के मुकाबले यदि हम देखें तो महिलाओं को ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। आपका कैसा अनुभव रहा? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी विशेष कुछ दिक्कत होती नहीं है। जैसा बॉयज़ के साथ ट्रेनिंग में ट्रीटमेंट होता है, वैसा हम लोगों के साथ भी वैसे ही ट्रीट हुआ। जी। और हमको कोई ऐसी विशेष परेशानी महसूस नहीं हुई कि कुछ अलग है। सब कुछ हमने सब एक समान ही किया, तो मुझे कोई विशेष दिक्कत नहीं आई। ट्रेनिंग का कोई यादगार पल हो आपका? ट्रेनिंग का यादगार पल, देखिए क्या है ना, मैं अपने बचपन से लेकर के और पुलिस की ट्रेनिंग तक मेरा शरारत भरा ही नेचर रहा है, तो शैतानियाँ करना तो वो मेरे स्वभाव में ही था। किस तरह की शैतानियाँ करते थे? वही जैसे हम लोगों की वेपन्स की शाम के वक्त क्लास हुआ करती थी। जी। तो मैं जब क्लास के लिए हम लोग जाते थे, ग्राउंड पे क्लासेस चलती थी, तो छोटे छोटे से कंकड़ अपने पॉकेट के अंदर रख लिया करती थी। जी। और फिर जब क्लास चलती थी तो शरारत करती थी, कंकड़ से सबको मारती थी। फिर मुझे खड़ा कर दिया जाता था पनिशमेंट के तौर पे। मेरा चेस्ट नंबर 6 था, तो 6 नंबर आप खड़े हो जाइए, आपकी शिकायत आ रही है। फिर खड़ी हो जाती थी तो मैं सोचती थी कि अब तो मुझे खड़ा कर दिया, अब तो और ज़्यादा पावर मिल गया शरारत करने का। तो फिर खड़े होकर के भी सबको कंकड़ मारा करती थी। तो ये मेरे नेचर में था। सभी दोस्त फ्रेंड्स सभी अच्छे थे जी। तो इस तरह से ट्रेनिंग वहाँ का हमने समय बिताया ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग के बाद होती है एक फील्ड में पोस्टिंग। पोस्टिंग में भी कई चुनौतियाँ रहती हैं। आपको जब थाना मिला होगा, कोई पहला केस या ऐसा कोई किस्सा आपको याद है? ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग फील्ड में मेरी पहली पोस्टिंग प्रोफेशनल के तौर पे विदिशा डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। अच्छा। तो वहाँ वो समय सीखने का होता है। वहाँ हमने 1 साल का समय बिताया, वहाँ रह करके बहुत कुछ सीखा। थाना प्रभारी का भी पीरियड वहाँ पर रहता है 3 माह का, वो भी व्यतीत किया। उसके बाद मेरी जो पहली पोस्टिंग हुई थी प्रोबेशन के बाद, वो हुई थी शहडोल में। जी। जहाँ ऐसा कहते हैं कि मैंने बहुत दबंगई से काम किया, ऐसा वहाँ की जनता ने मुझे फीडबैक दिया। और एक वहाँ पर अच्छे कार्य के चलते हर वर्ष एक आयोजन होता है विराट उत्सव जी। तो जो वहाँ के अच्छे कार्य करने वाले होते हैं हर क्षेत्र में, उनको सम्मानित किया जाता है।
तो वो मेरी लाइफ का पहला अवार्ड था जब मुझे विराट रत्न सम्मान दिया गया था जी। वहाँ की जनता के द्वारा। और काफ़ी अच्छे से हमने कोशिश की, हमने काफ़ी मेहनत की, क्योंकि बिल्कुल अकेले रहते थे तो परिवार का भी ऐसा कोई दायित्व नहीं था कि हम किसी भी वक्त घर से निकल नहीं सकते। तो हमने पूरे समर्पण और लगन से वहाँ पर अपना काम किया था। आपने कहा कि दबंग आपकी छवि थी, हमने आपको एएसपी शाजापुर में भी देखा है जी। वहाँ भी आप अपने छोटे बेटे को गोद में लेकर गश्त करती थी और लड़कियाँ आपके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए बेचैन रहती थी। वो यूनिफॉर्म का क्रेज़ ही कुछ ऐसा होता है, जो बच्चे अध्ययनरत रहते हैं उन्हें भी देख करके लगता है ना कि हम भी मैडम की तरह बने, तो वो इस वजह से होता है। और रही गश्त की बात, तो कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाया करती है कि घर में बच्चे को संभालने के लिए कोई होता नहीं है, कहीं केयर टेकर चला गया या घर के पेरेंट्स नहीं है घर के अंदर, तो फिर वो सिचुएशन होती है कि बच्चे को साथ लेकर जाना पड़ता है। जी। तो महिलाओं को क्या चुनौती लगती हैं पुलिस महकमे में, किस रूप में देखती हैं कि महिलाओं के लिए ज़्यादा महफूज है पुलिस महकमा या अन्य नौकरियाँ? नहीं, डिपार्टमेंट चाहे कोई सा भी हो, महिलाओं के लिए चुनौतियां तो लगभग सभी की एक जैसी होती है। अपेक्षाकृत पुलिस डिपार्टमेंट में थोड़ा उसका प्रतिशत ज़्यादा है कि कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रहता है डिपार्टमेंट में, क्योंकि निश्चित अवधि नहीं होती कार्य करने की। एक ऐसा नहीं होता कि आप सुबह 10 बजे आए और 5 बजे आपका ऑफिस ख़त्म हो गया, क्योंकि पुलिस की नौकरी 24 आवर्स की होती है, तो व्यस्तताएँ, कार्य की अधिकता यहाँ रहती है, अधिकतर ज़्यादा वर्क। किस तरह की चुनौतियाँ देखती हैं आप महिलाओं के लिए? चुनौतियाँ तो यही सबसे बड़ा, जो मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार जो चुनौती है वो कार्यस्थल के दायित्व और पारिवारिक दायित्व दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए दोनों जगह 100% देना, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि हम जब कार्यालय पे होते हैं, कार्यस्थल पे होते हैं, तो वहाँ ये नहीं देखा जाता है कि आपके घर में बच्चे कितने हैं, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं घर के अंदर, कितने बुजुर्ग, ये मायने नहीं रखता। अगर आप नौकरी पे हैं तो फिर आपको अपना वहाँ भी 100% देना रहता है, और जब आप अपने घर पहुँचते हैं तो बच्चों को, परिवार को इससे ज़्यादा मतलब नहीं होता है कि जो मम्मी हैं वो कहाँ से आई हैं, क्या करके आ रही हैं, उनको भी घर में 100% चाहिए। तो ये चुनौती सबसे बड़ी होती है कि हम दोनों के बीच कैसे समन्वय स्थापित करें, कि कैसे तालमेल बैठाएं, ये ज़्यादा बड़ी चुनौती होती है। तो इन चुनौती से निपटने के लिए आप क्या करती हैं? इनसे निपटने के लिए जनरली तो केयर टेकर ही रखना पड़ता है। बच्चों को शुरू से समझाना पड़ता है, जिससे बच्चे भी आत्मनिर्भर बने, उनको भी इस बात की आदत हो कि हाँ मम्मा जो है हमारी सेल्फ डिपेंड है, तो घर में रहना उनके लिए इतना संभव नहीं है। शुरू से बच्चों की भी ट्रेनिंग हमारे साथ साथ चलती रहती है, ताकि वो भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहे कि हाँ मम्मा इतनी देर से इतनी देर तो घर में रहने वाली ही नहीं है। और पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहता है, जैसे मेरे जो सास ससुर हैं वो कई बार इसमें मेरी सहायता करते हैं, मेरे हस्बैंड भी सहायता करते हैं, तो इस तरह से चलता है। आप जब कभी तनाव में होती होंगी, ऑफिस का तनाव लेकर घर जाती होंगी, तो किससे प्रेरणा लेती हैं, किससे सीख लेती हैं तनाव दूर करने के लिए? तनाव दूर करने के लिए आपने सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, मुझे पता भी नहीं था कि आप इस बारे में भी पूछेंगे, लेकिन ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि क्या करती हैं। देखिए, मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो अपने हिसाब से विकल्प चुने, सबसे पहले मैंने संगीत सीखना शुरू किया। तो मैंने उसके लिए अनुमति भी ली है, जो भी विधि विधान से शासकीय प्रोसेस होती है उसके अकॉर्डिंग परमिशन लिया, और मैं उसमें भी फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। रिटर्न एग्ज़ाम मेरा हो गया और मैं रियाज़ करती हूँ सुबह उठ करके। इसके साथ ही मुझे राइटिंग में भी इंटरेस्ट है, तो मैं किताब भी लिख रही हूँ। एक किताब मेरी पब्लिश हो चुकी है, सफ़र में धूप बहुत थी, और सेकंड के भी मैं तैयारी कर रही हूँ जिस पर मैं लिख रही हूँ, जिसका विषय भी मैंने यही रखा है, पुलिस में महिलाओं की स्थिति। इस विषय पे मेरा अभी लेखन कार्य भी जारी है। इसके अलावा भी मुझे नृत्य का भी बहुत शौक है, डांस का, तो वो कथक भी मैं सीखती हूँ, लेकिन वो ज़्यादा उसको समय नहीं दे पाती हूँ। तो ये मैनेजमेंट में सुबह जल्दी उठ करके करती हूँ, क्योंकि ये ऐसा ना हो कि मैं अपने लिए जो काम मैंने चुने हैं उसके कारण मेरा परिवार और मेरा काम दोनों प्रभावित हो, इसलिए मैं ये सारे काम सुबह जल्दी उठ करके और कंप्लीट करती हूँ, समय निकालती हूँ इन कामों के लिए, और इससे मुझे काफ़ी आत्म शांति, मानसिक शांति मिलती है। आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, इस डिपार्टमेंट में महिलाएं आना नहीं चाहती, 33% आरक्षण के बावजूद भी कई पद रिक्त हो जाते हैं, तो क्या वजह देखती हैं, क्यों नहीं आती महिलाएं पुलिस डिपार्टमेंट में? देखिए, इस बारे में तो मैं ये कहूँगी कि जो नकारात्मक छवि कहीं ना कहीं सभी के मस्तिष्क में आज भी है, ये उसी का प्रभाव है, ये उसी का प्रभाव है। और एक और मैसेज भी ये जाता है कि पुलिस की जो नौकरी है उसमें स्त्रीयोचित गुणों का अभाव हो जाता है, क्योंकि हम उसमें जिस तरह के माहौल में रहते हैं वो माहौल बिल्कुल अलग होता है। टाइम से ज़्यादा वहाँ समय की जो लिमिट है उससे ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है, और ऐसा भी माना जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां प्रभावित होती हैं। ऐसी बहुत सी बातें ऐसी प्रचलन में हैं,
जिनमें इतनी ज़्यादा सत्यता भी नहीं है। फिर वो ज्वाइन करने के बाद आने के बाद समझ में आता है कि इतना ज़्यादा भी नहीं है नेगेटिव जितना जैसे इमेज बनी हुई है। आप पुलिस के बारे में पहले क्या सोचती थी जिस डिपार्टमेंट में आने से पहले? मैं तो अच्छा ही सोचती थी, क्योंकि मेरे पिताजी भी पुलिस डिपार्टमेंट में ही हैं। अब तो रिटायर हो गए 2 साल पहले, वो इंस्पेक्टर के पद से उनका रिटायरमेंट हुआ है, लेकिन उनसे प्रभावित तो थे जी। और अच्छा लगता था जब हम एक तेजस्विनी सीरियल आया करता था, उड़ान, और तेजस्विनी फिल्म थी, उड़ान सीरियल आया करता था। हाँ, कल्याणी नाम था उसके कैरेक्टर का, तो वो काफ़ी अच्छा लगता था हम लोगों को, खासतौर से मुझे तो बहुत पसंद था। तो अच्छा, मेरे लिए तो अच्छी इमेज थी तब भी, और आज भी इमेज तो अच्छी है। कहीं ना कहीं आप उड़ान से प्रभावित थे। हाँ, ये मान सकते हैं आप। और देखिए ऐसा भी है कि हम जिस पद पे हैं, या जिस चाहे कोई भी हो, कांस्टेबल से लेकर वरिष्ठ स्तर तक कोई भी रैंक हो जी, एक अवसर है ये हमारे लोगों के लिए कुछ करने का। जो पीड़ित हमारे पास आते हैं उनको मदद करना, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हम उनके काम आ सकें, किसी को न्याय दिला सकें, किसी पीड़ित की मदद करके संतुष्टि मिलती है। तो ये एक अच्छा हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर हैं। जब पुलिस महकमे में जो महिला अधिकारी हैं उनको भी सर बोलकर संबोधित किया जाता, तो कभी आपको नहीं लगा अटपटा सा इसमें? नहीं, शुरुआत में आदत नहीं थी सुनने की, तो थोड़ा अजीब लगता था जी, लेकिन अब अच्छा लगता है सुन करके। ऐसा है कि बहुत सम्मान से बात कर रहे हैं, तो अटपटा तो नहीं लगता। लेकिन एक तरह से आपके पूरे कैरेक्टर को ही गायब कर दिया है ना उसमें, सर बोलकर। सर तो अपने आप में एक रिस्पेक्ट की उपाधि है ना, एक संबोधन का तरीका है जी। तो वो तो सम्मान का विषय है, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि मतलब सर कह रहे हैं तो अब हम महिलाओं के गुणों से वंचित हो गए, ऐसा नहीं है। इसलिए सुन करके तो अच्छा लगता है। को सबसे अच्छा केस कौन सा था आपका? सबसे इंटरेस्टिंग केस डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर में जब मेरी पदस्थापना थी एसडीओपी के पद पे, जोबट एसडीओपी थी उस समय में। जी जी। तो मेरे क्षेत्र में लूट और डकैती की घटनाएं लगातार उस समय होने लगी। तो मुझे किसी ने इस तरह से कहा तो नहीं था कि महिला है नियंत्रण कम होगा, ऐसा नहीं, लेकिन मेरे मन में ये विचार आया कि लगातार लूट डकैती की घटनाएं जो होती जा रही है ये अच्छी बात नहीं है जी। तो उस समय फिर हमने ना बच्चों की परवाह की ना परिवार की परवाह की, और फिर से एक बार अच्छे ज़्यादा समर्पण के साथ हमने उन सारे केसेस को कंपाइल किया, उसमें फिर बहुत मेहनत की, और जो आरोपी का जो क्षेत्र था, जो हमारा सस्पेक्ट था संदेही, उसी के क्षेत्र में जा कर के कैंप लगा के हमने पूरा 29 डेज़ लगातार वहीं स्टे किया, ताकि वो संदेही हमारे सामने आए, हमको पता चले उसके बारे में कि डिटेल पूरी, और वो हमने उसको पूरी टीम के साथ रह करके और फिर हमने उसको ट्रेस किया था, जिसमें हमने ओरिजिनल माल रिकवर किया। जो हमारा मशरूका गया था वो हमको ओरिजिनल मशरूका मिला, आरोपी भी मिले। तो वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा केस है, सबसे अच्छा लगता है मुझे उस केस को याद करके। आपको पुलिस विभाग में कभी भेदभाव का शिकार होना पड़ा हो, कभी ये लगा हो कि पुरुषों की अपेक्षा आपको कम जिम्मेदारी दी गई हो, या ये जिम्मेदारी इसलिए नहीं दी गई हो कि ये महिला हैं नहीं कर पाएंगी? देखिए, इस संबंध में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर पोस्टिंग के साथ जी स्वयं को साबित तो करना पड़ता है। जी। जिस दिन ये विश्वास हो जाता है हमारे अधीनस्थों को, वरिष्ठ अधिकारियों को कि महिला है, कोई दिक्कत नहीं है, ये काम कर लेगी, तब हमको इस काम को सौंपा जाता है, किसी भी काम को सौंपा जाता है। मतलब खुद को एक बार साबित तो करना पड़ता है। और अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे मुझे लगता तो है, मेरे साथ ज़्यादा कम का परसेंटेज तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे फील होता है कि तुलनात्मक रूप से कम सक्षम आंका जाता है, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। और आपको लगता है कि महिलाएं कम सक्षम होती हैं? महिलाएं कम सक्षम बिल्कुल नहीं होती, बल्कि महिलाएं तो पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा काम करती हैं। वो घर भी संभाल रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, और घर में भी 100% देने का प्रयास करती हैं, और कार्यस्थल पे भी 100% देने का प्रयास कर रही हैं। तो कम तो नहीं है किसी भी कंडीशन में, बल्कि ज़्यादा ही है। तो एक साथ मल्टीटास्क करना और उनमें भी अच्छा प्रतिशत देना, ये सबके बस की बात नहीं होती। तो महिलाएं तो श्रेष्ठ हैं। तो कभी आपने नहीं कहा कि ये जिम्मेदारी मुझे दीजिए, मैं करके दिखाऊंगी? हाँ, मुझे तो, मैं जब विदिशा में प्रोफेशनल थी जी, तो नए में ज़्यादा क्रेज़ होता है नई नौकरी में कि ये भी काम आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। तो मुझे मर्ग की जांच नहीं करना मिलती थी, तो मैं अपने थाना प्रभारी से लड़ती थी अगले दिन जा करके कि मर्ग हुआ। मर्ग का मतलब किसी की मृत्यु हो जाए तो मौका मुआयना और पंचनामा वगैरह सब बनाना रहता है। तो मैं उनसे लड़ती थी कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। अब जब भी फिर मैं सेट सुनती रहती थी कि कभी कोई घटना हो जाए ऐसी, तत्काल मैं मौके पर पहुँचूँ, कोई बात पता चले तो मैं तत्काल चली जाऊँ। तो ये होता था। इसकी वजह कहीं ये तो नहीं कि उनको लगता हो कि महिलाएं सेंसिटिव होती हैं, लाश देखेंगी तो विचलित हो जाएंगी? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। कभी आपके साथ हुआ है कि कोई ऐसा मामला देखा हो, ऐसी घटना देखी हो कि आपको एकदम से भावुक हो गई हो? हाँ, इस तरह के मामलों में मेरे साथ ये ज़रूर होता था, जब
मैं नवविवाहिता मर्ग के किसी घटनास्थल पे जाती थी तो थोड़ी भावुकता तो आई जाती थी, क्योंकि भाव आवेश में आकर के जो लड़कियां सुसाइड कर लिया करती थी, उनके छोटे छोटे बच्चे जब उनके पास बैठकर रोते थे तो तब जरा बुरा लगता था कि हाँ ये गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कभी गुस्सा आता है आपको? महिलाओं पे अत्याचार होने के मामले आते होंगे तो? गुस्सा तो हाँ, गुस्सा तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर अत्याचार जैसी कोई बात पता चलेगी और जिनाइन है तब तो फिर गुस्सा आता ही है। कैसे कंट्रोल करती हैं? गुस्सा दिखाया नहीं जा सकता ना जी। इसलिए खुद को समझाते हुए कि नहीं, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ इस तरह से आप गुस्सा नहीं कर सकते। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ गुस्सा दिखाना भी पड़ता है, दिखाया भी जाता है, लेकिन जहाँ नियंत्रण की जो आवश्यकता होती है तो फिर गुस्से को नियंत्रित करते हुए काम किया जाता है आगे। यदि महिलाएं पुलिस में आना चाहें तो आपकी क्या सलाह होगी? आना चाहिए? निश्चित रूप से आना चाहिए। या कोई दूसरा जॉब यदि आपको मिल रहा है तो उसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए? नहीं, पुलिस विभाग में आना चाहिए। आपका विवादों से भी नाता रहा है। एक विवाद था जिसमें आप एक महिला अधिकारी से ही भिड़ गई थी। वो तो देखिए उस समय क्या हुआ, जिस समय ये घटना हुई, जब विवाद की स्थिति जो भी कंडीशंस रही होंगी वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और सुलझ गया मामला बाद में। ऐसा कुछ विवाद नहीं था कि मतलब मनमुटाव हो गया या लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ विशेष नहीं था। जैसे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो। जी। वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात होती है तो उनसे कहा कि महिलाओं को भी पूरा एक जिला दे देना चाहिए, तो उनका कहना था कि महिलाएं एक जिले में हो जाएंगी तो झगड़ेंगी ज़्यादा, काम कम करेंगी। नहीं, ऐसा ये कहना तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं यदि हैं आपके साथ, पूरा जिला महिलाओं का है तो बेहतर काम आप शाहजहाँपुर के बारे में, अब जैसे आपने बताया कि काफ़ी कुछ जानते हैं आप शाहजहाँपुर के समय के बारे में। आपको पता है एक ज़माने में जिस समय मेरी पोस्टिंग थी वहाँ एसपी साहब जो थे वो महिला, कलेक्टर महिला, एडीएम महिला, एडिशनल एसपी महिला, तो 9 देवियों का नाम वहाँ रखा गया था। जी जी। तो वहाँ तो नहीं झगड़े हुए, ऐसे बढ़िया जिले का संचालन हुआ, पुलिस विभाग ने भी अच्छा काम किया। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि जहाँ सभी महिलाएं रहेंगी तो विवाद होने लगेगा। एक आरोप हमेशा पुलिस पर लगता है कि जो महिलाएं थाने पहुंचती हैं, ये जो पीड़िताएं रहती हैं, उनके साथ पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं रहता। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया महिला होने के नाते? महिलाओं के साथ व्यवहार ठीक नहीं होने के संबंध में? जी नहीं, ऐसा सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, सबके अपने अपने अनुभव होते हैं। जिनके साथ घटना हुई हो या जिन्होंने ऐसा अनुभव किया है, ये उनकी अनुसार परिभाषा हो सकती है। लेकिन हर बार ऐसा होता है ये नहीं कह सकते कि हमेशा ही मिसबिहेव करती है पुलिस या अभद्र व्यवहार करती है, हमेशा तो नहीं हो सकता। फिर क्या वजह है कि आज भी महिलाएं थाने या कोर्ट कचहरी जाने में डरती हैं? वो उसके पीछे वही देखिए, अभी हमारी कुछ देर पहले ही बात हुई कि एक जो नकारात्मक छवि बनी हुई है, जो बातें प्रचलित हैं व्यवहार में, उन्हीं का प्रभाव ज़्यादातर लोगों पर रहता है कि हर कोई डरता है थाने जाने से। तो क्या वजह देखते हैं आप, किन लोगों ने ये छवि गढ़ी है और इसको दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? दूर करने के लिए तो काफ़ी प्रयास हो रहे हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे जी, जब पुलिस के व्यवहार में सुधार का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज के समय में काफ़ी कुछ बदलाव आ चुके हैं जी। और प्रयास तो लगातार जारी हैं। इतने सारे प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं, संवेदनशीलता जैसे विषयों पर आयोजन किए जाते हैं, और जब भी कोई सेमिनार होता है तो यही सबसे पहले समझाया जाता है कि पुलिस की वाणी, उनका व्यवहार। आप देखिएगा ज़्यादातर थानों में बैठक व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। स्थानों पे बैठक के लिए प्रतीक्षालय बना दिए गए हैं अच्छे से, पानी की व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ सुविधाएं हैं। प्रयास तो किए जा रहे हैं कि और सुधार हो। आप छात्राओं को बीच में भी खूब गई हैं, जब भी फील्ड में आपकी तैनाती रही है उनको जागरूक करने के लिए, तो कैसा अनुभव है, क्या सोचती हैं वो पुलिस के बारे में? उनके मन में पुलिस को लेकर के अभी शुरुआत, देखिए सबका अपना अपना अलग अनुभव है। जिनके साथ जो ऐसे कड़वे अनुभव रहे हैं उनके लिए पुलिस अच्छी नहीं है। जिनको सहयोग किया है, जिनके साथ न्याय हुआ है, अच्छी कार्रवाई हुई, जो वो चाहते थे या जो वाकई में उनको न्याय मिलना चाहिए था, इस तरह की प्रक्रियाएं जिनके साथ हुई है, उनके लिए पुलिस की छवि अच्छी है। और ओवरऑल अगर देखा जाए कि बच्चियों से बात करते समय उन्होंने क्या महसूस किया, तो आप यकीन नहीं करेंगे, ज़्यादातर बच्चियाँ पुलिस ऑफिसर ही बनना चाहती हैं, डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहती हैं। पुरुष प्रधानता रहती है पुलिस महकमे में, उससे भी आपको जूझना पड़ता होगा। ये तो आप कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया ना कि कई बार ऐसा महसूस होता है कि कम सक्षम आंका जाता है। जी। आप जब पुलिस महकमे में सर्विस में ज्वाइन किया होगा या जब ये परिणाम आया होगा MPPSC का, तो ये खुशी आपको कैसे प्राप्त हुई और इसकी प्रतिक्रिया क्या थी घर में?
देखिए काफ़ी समय से पीएससी की प्रिपरेशन चल रही थी जी। जिस दिन रिजल्ट आया उस समय तक मोबाइल नहीं थे, क्योंकि मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, गांव से हूँ, तो वहाँ ना तो इंटरनेट की सुविधाएं थी ना कुछ था। 2004-5 की बात है ये जी। तो फ़ोन लैंडलाइन हुआ करते थे, तो फिर लैंडलाइन पे मेरी साथ में तैयारी कर रही थी फ्रेंड, उसका फ़ोन आया। उन्होंने मुझे सबसे पहले बताया, तो फ़ोन उठाने से पहले ये ज़रूर जानकारी मिल गई थी कि पीएससी का रिज़ल्ट आ गया है जी। लेकिन मम्मी मेरी साथ ही में थी जी। हम दोनों इस डर से फ़ोन उठाने में डर रहे थे कि रिज़ल्ट क्या हुआ होगा, पर रिज़ल्ट तो सुनना था जी। फिर फ़ोन उठाया तो पता चला कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। तो पहली बार में तो मम्मी और मैं दोनों रोने लगे खुशी के मारे जी। वो भी काफ़ी खुश, मैं भी काफ़ी खुश। काफ़ी समय लगा इस बात को स्वीकार करने में ही कि हाँ मैं सिलेक्ट हो गई। फिर कैसे सेलिब्रेट किया आपने? फिर तो मत पूछिए, फिर शहर के गांव के हालात ऐसे थे कि जिनको मैं नहीं भी जानती थी ना, वो भी मेरे घर आके मुझे बधाई दे करके जाते थे जी। क्योंकि मैं अपने गांव की पहली लड़की थी जो इस पद पे पहुंची थी और बहुत मतलब अपने आप में सम्मान का विषय था। तो गांव के लोग मुझसे ज़्यादा खुश थे। तो जैसे मैं कभी बाहर खड़ी हूँ, एक सेलिब्रिटी नहीं होती, इस टाइप से मुझे फील होता था। इतना अच्छा आके सभी सम्मान देते थे। कितने सारे प्रोग्राम वहाँ पे आयोजित हुए स्कूलों में। जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उसी स्कूल में मैंने संविदा शिक्षक के पद पे भी 5 साल काम किया। तो उस स्कूल के लिए भी, प्रिंसिपल मैडम के लिए भी, सभी के लिए वो बहुत अच्छी खुशी की बात थी। तो काफ़ी सेलिब्रेट हुआ। फिर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में वुमेंस डे पे मम्मी को और मुझे बुला करके वहाँ भी सम्मानित किया गया जी। लाइफ का वो भी पहला ही अवार्ड था जो बहुत खुशी दिया। तो वो बहुत अच्छा समय था। आप शिक्षक भी रही हैं और पुलिस अफसर हैं। हाँ। कभी तुलना करती हैं कि वो ज़्यादा अच्छा जॉब था, ये ज़्यादा अच्छा है? दोनों का महत्व अपनी अपनी जगह अलग है। आप अगर शिक्षा विभाग में हैं तो आपकी जो दिनचर्या है वो बिल्कुल व्यवस्थित रहती है। आप अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, परिवार के लिए समय निकाल सकते हैं। लेकिन वो अपनी जगह पे सुकून भरा है, सम्मान भी है वहाँ पर। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट की जो मैं ज्वाइन करने के बाद जो मैंने फील किया जी। तो यहाँ पे देखिए रुतबा भी है ना, सब लोग, और मैं महिला हूँ और ऑफिसर हूँ तो उसके लिए भी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो तुलनात्मक रूप से ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे तनाव ज़्यादा है तो कभी आपको नहीं लगा कि अरे अच्छा इससे अच्छी तो वही नौकरी थी? नहीं, ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगा। ऐसा मुझे कभी नहीं लगा क्योंकि मैंने इस जगह पे आने के लिए काफ़ी मेहनत की। मैं थी टीचर पहले और जब मैं यहाँ आ गई तो मैं वो दिन भूल नहीं सकती कि मैंने कितना स्ट्रगल करके और मैं यहाँ तक आई हूँ। इससे मुझे उस संघर्ष को याद करके संतुष्टि ही होती है जी। हमें उस संघर्ष का कोई किस्सा सुनाना चाहेंगे आप? काफ़ी लंबी कहानी है खैर वो तो, लेकिन जब हम पढ़ाई के लिए बाहर निकले, ज्वाइन किया, तो इंदौर शहर मेरे लिए काफ़ी बड़ा शहर हुआ करता था। मतलब मेरे लिए एक विदेश की तरह वो शहर की सब थी व्यवस्थाएं, क्योंकि छोटे शहरों में ये सब होता नहीं है, इतनी सारी ट्रैफिक और इतना दूर दूर आना जाना। शुरुआत में मुझे मैनेज करने में ही काफ़ी टाइम लगा। मेरे छोटे भाई ने इसमें मेरी बहुत सहायता की क्योंकि मैं शहर को ज़्यादा जानती नहीं थी। तो वो मुझे लेकर आता था ऑटो से, टेम्पो में आते थे हम, टेम्पो में बैठ करके आते। राजवाड़ा में मेरा कोचिंग हुआ करता था तो वहाँ एक गार्डन बना हुआ था। उस गार्डन में वो 2 घंटा बैठता था मेरे लिए, क्योंकि मैं ना अकेले आ सकती थी ना अकेले जा सकती थी, नया शहर होने के कारण। और फिर वो 2 घंटे के बाद फिर से मुझे टेम्पो स्टैंड तक लेके जाता अपने साथ और अपने साथ फिर घर लेकर के आता था। फिर थोड़े समय के बाद मेरी एक फ्रेंड मिली, प्रिया नाम था उनका। अभी वर्तमान में वो उज्जैन में तहसीलदार हैं जी। तो फिर उस समय हम दोनों साथ ही में फिर तैयारी करने लगे, तो साथ साथ में फिर रूटीन में आना जाना होने लगा। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और लगा कि नहीं, अभी मैं तैयारी भी कर लूँगी और आना जाना भी कर लूँगी। लेकिन बहुत सारी असुविधाएं भी थी, बहुत छोटा सा घर था जी, है ना, और हम घर में 4 भाई बहन हैं। चारों भाई बहनों को एक साथ पढ़ाना, तो आर्थिक रूप से भी मम्मी के लिए इतना अफोर्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल था। पापा के लिए भी, मम्मी के लिए भी, दोनों के लिए मुश्किल था। तो वो भी स्ट्रगल ही था जी। कम पैसों में खूब अच्छी पढ़ाई करना और मेहनत करके यहाँ तक पहुँचना, ये सब कुछ अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। आप एजेके की रेंज की इंचार्ज हैं। ये डिपार्टमेंट एक वर्ग विशेष के लिए इंसाफ का काम करता है। क्या लगता है अब भी कुछ बदलाव आया है लोगों में कि अभी भी ये वर्ग प्रताड़ित ही है? नहीं, जागरूकता तो काफ़ी हद तक आई है जी। तो प्रताड़ित तो आप नहीं कह सकते कि सिर्फ प्रताड़ित ही बस ये वर्ग को किया जा रहा है जी। लेकिन जो जागरूकता लोगों के अंदर आई है वो काफ़ी सराहनीय है। तो अभी भी एजेके की उपयोगिता देखती हैं आप? निश्चित, एजेके की उपयोगिता तो है ही ना। मतलब
किस आशय से पूछ रहे हैं आप? उपयोगिता कि मतलब क्या? एक आरोप लगते रहते हैं हमेशा कि फर्जी मामले दर्ज होते हैं। यदि अब मामले कम दर्ज होने लगे, लोगों में जागरूकता आ गई, तो क्यों ना इतना बड़ा अमला लगा हुआ है, इसको दूसरे थानों में ही समाहित कर दिया जाए। नहीं नहीं, जागरूकता है इसीलिए तो सब व्यवस्थाएं ठीक होती जा रही है ना। इस तरह के जो थाने हैं, जो शाखाएं हैं, जहाँ पे प्रॉपर कार्रवाई हो रही है, इसीलिए तो सभी को बराबर न्याय मिल रहा है। ये नहीं कह सकते कि फर्जी मामले आते हैं, फर्जी कायमियाँ हो रही हैं, ये नहीं कहा जा सकता। वो तो इन्वेस्टिगेशन में पता ही चल जाता होगा। हाँ, फर्जी मामले इन्वेस्टिगेशन आते हैं कायमी होती है, उसके बाद आगे की विवेचना से तो डिसाइड होता है। आपकी रेंज में किस तरह के मामले आ रहे हैं? इस स्थान पे एज एसपी एजे के कायमी सभी तरह की होती है, जिसमें मारपीट से लेकर के तो सब तरह के अपराध होते हैं। क्या वजह है कि एजे को लोग लूप लाइन मानते हैं? मैं तो नहीं मानती। आप लोग नहीं मानते हैं, लोगों का दृष्टिकोण है, मेरा दृष्टिकोण नहीं है। हम तो जहाँ भी रहें, जिस भी जगह पे हमारी पदस्थापना रहे, वो सब हमारे लिए अव्वल दर्जे की है। जी। आप जो किताबें लिखने का शौक़ आपको अभी आया है या पहले से था? पहली किताब कौन सी थी आपकी? मैंने पहली किताब लिखी है अपनी मम्मी के जीवन पर। जी। जितना संघर्ष उन्होंने किया, कितनी लंबी लड़ाई लड़ी और हम चारों भाई बहनों को उच्च पदों पर पहुंचाया। क्योंकि मेरी जो बड़ी बहन है, उनका नाम है श्रीमती इंदिरा ठाकुर जी। जो प्रोफेसर हैं इंदौर में गर्ल्स डिग्री कॉलेज में। जी। फिर मैं हूँ। तो माँ के संघर्ष की पहली किताब थी। दूसरी हाँ, किताब? दूसरी किताब मैं लिख रही हूँ पुलिस में संघर्ष। महिलाओं की स्थिति। जी। कैसी स्थिति, आखिर क्या महिलाएं खुद क्या अपना दृष्टिकोण रखती हैं, क्या सोचती हैं अपने बारे में, और आम जनता क्या सोचती है, डिपार्टमेंट में जो हमारे वरिष्ठ और कनिष्ठ हैं अधिकारी कर्मचारी, वो खुद क्या सोचते हैं, कितना बदलाव आया है 1956 के बाद से, कितने चेंजेस आए, ये सब के विषय पर लिख रही हूँ मैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। तो ये थी ज्योति ठाकुर। उन्होंने कहा है कि चुनौतियां भले ही हों पुलिस महकमे में, लेकिन महिलाओं को आना चाहिए, इन चुनौतियों से सामना करना चाहिए और दिखा देना चाहिए कि वो किसी से कम नहीं है। आज इतना ही। अगली बार हम किसी सत्ता के सारथी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।